बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमेशा हमने अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे पेशेंट देखने वाले हमें, तो हमने उनके बेसिकली उनके नॉलेज को हमेशा अपडेट किया है और उनको एजुकेट करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू भी बेसिकली आज के हमारे जो आजकल की कंप्लेंट्स होती हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, तो हम बेसिकली यही कोशिश करते हैं कि हम करंट कंप्लेंट्स को उठाते हैं जो हमारे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस होते हैं, उसी को हम अपने वीलॉग में कन्वर्ट करते हैं और अपने नॉलेज जो अपने व्यूअर्स होते हैं उनके नॉलेज को अपडेट रखते हैं और उनको हमेशा प्रॉपर एजुकेट करते हैं ताकि जितनी भी मिसकम्युनिकेशंस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उनको दूर किया जा सके। आज का हमारा मौजू जो होगा वो बेसिकली एलर्जी से मुतल्लिक होगा कि आजकल जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होना शुरू होते हैं जिनको ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, दाने बनते हैं। और फिर पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो हम जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं या उससे प्रॉपर बात करते हैं कि आपको ख़ारिश कब शुरू हुई या आपको ख़ारिश किस तरह की होती है, जब आप ख़ारिश करते हैं तो क्या उसके निशान बनते हैं या ख़ारिश करने के बाद आपको रैश बनते हैं, डर्माटाइटिस होता है। तो इसकी फिर क्लिनिक पे जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो फिर कई तरह की जो थ्योरीज़ होती हैं वो हमारे माइंड में होती हैं। चूँकि स्किन के बेशुमार इशू हो सकते हैं, लेकिन चूँकि एक जर्नल जो आजकल आ रहा है हम उसी टॉपिक के ऊपर आज बात करना चाह रहे हैं। और वो बेसिकली ये है कि ख़ारिश जो है वो हर तीसरा बंदा हमारे क्लिनिक पे जब आ रहा है तो वो ख़ारिश के साथ आता है, या उसको एलर्जी हो रही होती है और या अंडर आर्म और अंडर लेग जो है वो बेशुमार ऐसे पेशेंट मेल फीमेल रिपोर्ट होते हैं कि जिनके वहाँ पे गले हुए होते हैं ख़ारिश कर कर के। लोगों को वो ख़ारिश से आगे फंगल हो जाता है, फिर उसकी इन्फेक्शन को हम जब ट्रीट करते हैं वो उसके ऊपर टाइम लगता है। पेशेंट एक दो दफ़ा आता है, तीसरी दफ़ा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो 3 दिन हो गए दवाई खाते हुए, मुझे तो 4 दिन हो गए, मेरी ख़ारिश जा ही नहीं रही। तो अब हमने उसको मैनेज किस तरह करना है, ये हमारा आज के वीलॉग का असल पर्पज़ है कि सबसे पहले तो हमने डिफ़ाइन करना है कि ख़ारिश हुई क्यों, फिर उस ख़ारिश की प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन क्या होगी और डाइट हैबिट्स को किस तरह आप चेंज करेंगे और वाटर इनटेक कितना अपना बढ़ाएंगे। तो फिर जाके आपकी ये जो स्किन एलर्जीज़ है, डर्माटाइटिस है, रैश है या फंगल इन्फेक्शन है, इसको हम किस तरह टाइटल करेंगे और इसकी ड्यूरेशन जो है वो ट्रीटमेंट की कितनी होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ख़ारिश बेसिकली होती क्यों है। सर्दी और गर्मी के मौसम में जब गर्मी से आप कन्वर्ट होते हैं सर्दी में या आप सर्दी से कन्वर्ट होते हैं गर्मी में, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट रिपोर्ट होना शुरू होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि सर मैं जब गर्म कपड़े पहनता हूँ या मैं जब गर्म कपड़े पहनती हूँ तो मुझे सुइयाँ चुभती हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मुझे जो है वो सर्दी में गर्मी लगती है, गर्मी में सर्दी लगती है। ये वो कंप्लेंट्स हैं जो हमारे आपको गाइडलाइन में तो नहीं मिलती, लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं, अपने क्लिनिकल ट्रायल में उतरते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। सबसे पहले एक जो मेजर फैक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर जो है वो इसको छोड़ते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इसके ऊपर फोकस किया है कि सबसे बड़ा जो स्किन एलर्जी का या ख़ारिश की जो रीज़न है इस वक्त, वो है पानी जो आप यूज़ करते हैं, वो पानी जिससे आप शावर लेते हैं, वो पानी जिससे आप कपड़े धोते हैं, और वो पानी जो डेली बेसिस पे आपके बर्तनों में यूज़ होता है और आप उससे शावर भी लेते हैं, वो आपकी टैंकियों का पानी है। चूँकि सालों साल से लोग अपनी टैंकियों को साफ़ नहीं करवाते, उसमें चूँकि गंद होता है और वही पानी यूटिलाइज़ होकर पाइप के ज़रिए आपकी बॉडी को टच करता है और वहाँ पे आपको एलर्जी और ख़ारिश होने की एक वजह हो सकती है। दूसरी मेजर काज ये है कि डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी में अगर पानी कम है, आप पानी पीते कम हैं, कुछ लोग इस वजह से पानी नहीं पीते कि मुझे यूरिन बार बार आएगा, लेकिन हमने अपनी पहले कई वीलॉग के अंदर ये बातें डिस्कस की हैं कि मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, पूरी की पूरी बॉडी 60% वाटर है। इसके अंदर चलने वाला ब्लड, मेरी रगों में दौड़ने वाला खून 90% वाटर है। तो इससे साबित क्या हुआ कि मेरी बॉडी का तकरीबन 78 to 90% जो प्रॉपर एक सर्किट चलता है वो पानी के थ्रू चलता है। अब जब मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी तो मुझे इंटरनल प्रॉब्लम होंगे अब मेरी स्किन के। इसी तरह जब मैं बाहर से एक्सटर्नल जो पानी यूज़ कर रहा हूँ वो गंदा होगा, पॉल्यूटेड होगा, वो पाइप की सफाई नहीं होगी, वो टैंकियों से जो पानी यूज़ हो रहा है जिससे आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं
या जो पानी आप अपनी बॉडी पे शावर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई पॉल्यूशन है, वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी का अटैक है, तो वो आपकी स्किन को एक्सटर्नली डैमेज करेगा। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, इससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। इसी तरह अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, तो ऐसी कंडीशन पे भी हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ईचिंग यानी खारिश की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। अब जब आपकी स्किन जो है वो उसको चाहिए क्या चीज़ होती है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, फिर उसके बाद आपका विटामिन डी का लेवल है। विटामिन डी बेसिकली काम करता है आपकी बॉडी में विटामिन सी को यूटिलाइज करवाने का, उसको एब्जॉर्व करवाने का, जज़ब करवाने का। अब चूँकि हम धूप लेते नहीं हैं, धूप में नेचुरल आपको विटामिन डी मिलता है, और जितनी भी डेयरी फॉर्म की चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें डायरेक्टली हमें जो है वो कैल्शियम मिलता है। तो जब ये चीज़ें हमारी बॉडी में इनका इनपुट आउटपुट कम है और ऐसी कंडीशन में धूप भी नहीं है, एयर कंडीशन गाड़ी है, एयर कंडीशन ऑफिस है और एयर कंडीशन आपका घर है, और आपकी स्किन के अंदर से जो पसीना है वो भी प्रॉपर नहीं निकलता, मसाम प्रॉपर नहीं खुलते, ऑक्सीजन की क्रॉसिंग नहीं होती, ऐसी कंडीशन में जो पानी आप यूज़ कर रहे होते हैं वो इंटरनल भी डिहाइड्रेशन है, एक्सटर्नल जो यूज़ कर रहे हैं वो भी पाइल्यूटेड वाटर है। तो ऐसी कैफियत में ईचिंग होना, स्किन एलर्जी होना, डर्माटाइटिस होना, फंगल इन्फेक्शन होना, ये कॉमन सी बात है। अब हमने इसको टाइटल कैसे करना है। एक पेशेंट हमारे पास आ गया ईचिंग करते हुए, आप बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ी औरत है, जवान है, यंगस्टर है, एल्डर है, मेल है, फीमेल है। अब वो मेरे क्लिनिकल ट्रायल में आ गया, मैंने देखा उसको ईचिंग है, खारिश है, कर करके उसको रात नींद नहीं आती। तो फिर हम उसको जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि आपको असल में इशू है क्या, तो पेशेंट हमें सारी चीज़ें बताता है कि मैं ये खाता हूँ, तेज़ मिर्च मसाले, चिकनाइयाँ, नान, बोतलें, शुआरमे, फिर इस तरह पिज़्ज़े, बर्गर, तली हुई चीज़ें, पराठे, बहुत ज़्यादा तरी वाले सालन, और ऊपर से बॉडी भी डिहाइड्रेटेड और चीज़ें भी इस कदर वो स्पाइसी ले रहा है। तो ये वो सारी काज्ड हैं, रीज़न बनती हैं जो आपको स्किन एलर्जी, डर्माटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन या स्किन की और डिजीज़ में आपको इन्वॉल्व करती है। चूँकि हमारा जो असल इशू है आज वो है सिर्फ ईचिंग और ख़ारिश के ऊपर। तो इसके लिए एक तो आपको अपने जो प्रिवेंशन इसकी हमने करनी है वो ये है कि आपने अपने जो घरों में टैंकियां हैं, जो पानी आप यूज़ करते हैं उनको साफ़ करें, जो टप और जो बाल्टी, जो शावर आप ले रहे हैं उसकी प्रॉपर साल में 1-2 दफ़ा सफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि वही पानी जो है वो आपके ऊपर आता है। पीने में तो हम मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी जो पूरी स्किन को डैमेज कर रहा है उस पानी का हम नहीं सोचते। पीने के लिए मेरे पास मिनरल वाटर है, जिस बर्तन में खाता हूँ वो टैंकी के पानी से धुल रहा है। तो ये सारी वो रीज़न्स हैं जो आपको इस तरह की जो डिज़ीज़ में इन्वॉल्व कर देती हैं। तो हमें इसके ऊपर सोचना है और अपने आप को हाइजीनिक वाली चीज़ें यूज़ करनी है। जो पानी मेरी बॉडी को शावर के ज़रिए टच करे वो भी साफ़ होना चाहिए, जो इंटरनल मैं यूज़ करूँ, इनटेक करूँ, वो भी साफ़ होना चाहिए। तो आपकी स्किन जो है वह इंटरनली और एक्सटर्नली ये ग्लो भी करती है और प्रॉपर जो है वो आपको ईचिंग और डर्माटाइटिस, फंगल, इस तरह की जो इन्फेक्शंस होती हैं वो नहीं होती। अब ये तो होगी एक पानी वाला मसला। और उसके बाद आपने डिहाइड्रेशन के लिए क्या करना है। अब अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं पानी पीने को दिल नहीं करता। हम उन्हें ये कहते हैं कि पानी जो है वो अगर आपने जूस लिया तो भी पानी है, दूध लिया वो भी पानी है, अगर आप जो है वो कोई भी फ्रेश जूस लेते हैं ये सारा पानी में ही अकाउंट होता है, चूँकि बेसिकली ये सारे का सारा जो लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी में जा रहा है ये वाटर है। लेकिन बेहतरीन हाल ये है कि 10 से 12 गिलास पानी आपको हर हाल में अपनी बॉडी को 24 आवर्स के अंदर देना चाहिए। फिज़िकली मूवमेंट बढ़ानी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये वो प्रिवेंशन जो हम आपको एहतियातें बता सकते हैं वो ये है। अब अगर आपको हो गई है तो क्या करेंगे। अब इसकी मेडिकेशन है। मेडिकेशन के लिए जब आप हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आते हैं, क्लिनिकल कंप्लेन में, क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम आपको एंटी एलर्जिक देते हैं, सम कंडीशन में स्टीरॉइड भी देने पड़ते हैं। इसी तरह जो है वो आपको हम लोशन का इस्तेमाल करवाते हैं, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करवाते हैं। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन चूँकि हम बात एलर्जी के ऊपर और ईचिंग के ऊपर कर रहे हैं तो इसका भी हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सम कंडीशन में अगर इसके साथ आपको ईचिंग भी है, टेम्परेचर है, बॉडी पेन है, तो फिर हम उसको टाइटल करने के लिए भी बाकी मेडिकेशन भी साथ करते हैं। लेकिन मेडिकेशन से बेहतर जो है वो आपका एहतियात और आपकी जो एहतियात हैं, फिर आपने अपनी जो डाइट हैबिट्स है, अपना लाइफस्टाइल है, उसको आपने चेंज करना है। तो ये ईचिंग जो है वो आपको बार बार नहीं होगी। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो पहले तो आजकल तो दौर बदल गया, पहले चूँकि लोग एक ही टॉवल यूज़ करते थे, लेकिन अब भी बाज़ दफ़ा हॉस्टलाइज जितने भी लोग रहते हैं वो भी बाज़ दफ़ा एक दूसरे का टॉवल यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे की शर्ट यूज़ कर ली, या उसकी आपने जो है वो बाकी चीज़ें उसकी यूज़ करना शुरू कर दी, अंडरवेयर्स वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज़ें होती हैं, अगर एक को ईचिंग है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे में।
इसी तरह अगर आप इकट्ठे रहते हैं, एक ही रूम है या आप अपना बेड शेयर करते हैं, तो ये वो चीज़ें भी रीज़न बनती हैं। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी बंदे को ईचिंग है तो वो आपसे अलग हो जाए, या अगर आपको है तो आप खुद उनसे अलग हो जाएं। तो ये वो सिलसिले हैं जहाँ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब इसके लिए जब हम डाइट हैबिट्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं आपने फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, सैलड का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है, और अपनी बॉडी को साफ़ रखना है। जैसे गर्म मौसम आएगा तो गर्म मौसम में कम से कम आपको 2 दफ़ा शावर लेना चाहिए। और शावर के बाद मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूँ कि जब आपने शावर ले लिया, किसी भी सोप से लें, किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम हम यूज़ नहीं करते, आप कोई भी जो भी आपका सूटेबल सोप है, शैम्पू है, कुछ भी कंडीशनर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो करें। लेकिन वीक में 1 से 2 दफ़ा जब आप शावर लेते हैं तो उसके बाद अपनी बॉडी की ऑयलिंग करें, अपनी बॉडी को ऑयल लगाएं, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से शावर लें। मसलन अगर आपने कोई भी शैम्पू या जिस तरह के भी सोप यूज़ किए, ये सारे के सारे आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट छोड़ते हैं, तो आपको जो है वो हल्की फुल्की ऑयलिंग करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो, और ड्राइनेस की वजह से भी आपको इचिंग होती है। तो ये वो ज़रूरी बातें थी जो आज हमने आपके साथ की। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।